हेलो दोस्तों। इलेक्टोरल रिफॉर्म का समरी शीट लेके मैं आज आया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्टोरल रिफॉर्म को पूरी तरह से समराइज़ करेंगे इस टेबल के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म 1996 में, बिफोर 1996 क्या क्या चेंजेस लाया गया। तो सबसे पहले 1988 में 3 चेंजेस लाया गया। वोटिंग एज को घटाकर 18 ईयर्स कर दिया, जो कि पहले 21 ईयर्स था। फिर डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन का रेगुलेशन लाया गया, जिसके अंदर सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेपुटेशन के लिए, इलेक्शन ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। और नंबर ऑफ़ प्रपोजर को बढ़ाकर 10% या 10% जो भी लोअर हो वो कर दिया गया। तो उसके बाद 1989 में 2 चेंजेस लाए गए, एक ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और दूसरा बूथ कैप्चरिंग के ऊपर रेगुलेशंस लाया गया। यानी किसी भी कारण अगर कोई भी बूथ कैप्चर हो जाता है तो उस केस में इलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा। और फाइनली 1993 में इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये थे रिफॉर्म्स बिफोर 1996। एक बार समराइज कर लेते हैं। वोटिंग एज, डेपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन, नंबर ऑफ प्रपोजर्स, ईवीएम, बूथ कैप्चरिंग और एपिक कार्ड। फिर 1996 में हम देखेंगे कुछ और रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि लिस्टिंग ऑफ नेम्स। तो जैसे हमने डिस्कस किया, जो इलेक्टोरल बैलेट हो तो उसमें जो कैंडिडेट के नेम है वो पहले तो उनको क्लासिफाई कर दिया जाएगा कि क्या वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से है या अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से है, या फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। फिर क्लासिफिकेशन के बाद उनके नाम्स जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। फिर डिस्क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंसल्टिंग नेशनल ऑनर। तो अगर नेशनल ऑनर जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग या कोई भी नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो उस केस में कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन कंडक्ट करने से। फिर सेल ऑफ लिकर को प्रोहिबिट किया गया ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम। फिर नंबर ऑफ़ प्रपोजर्स था, जो कि इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को 10 रखा गया, और जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है उनके लिए सिर्फ एक प्रपोज़र काफ़ी था। तो ये चेंजेस लाया गया। फिर डेथ ऑफ कैंडिडेट अगर हो जाता है इलेक्शन में तो इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से है तो ऐसे केस में 7 डेज़ के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को दूसरा कैंडिडेट नॉमिनेट करना होगा। फिर आया टाइम फॉर बाई इलेक्शन। तो बाई इलेक्शन 6 मंथ के वैकेंसी क्रिएट होने से अंदर में 6 मंथ के अंदर में बाई इलेक्शन होना चाहिए। और 2 केसेस में बाई इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल किया जा सकता है। अगर जो वैकेंसी है उसके लिए जो टर्म बाकी है वो सिर्फ लेस देन 1 ईयर है, तो ऐसे केस में बाई इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और सेकेंड केस में अगर इलेक्शन कमीशन बोल दे गवर्नमेंट को कि इलेक्शन कंडक्ट कराना मुश्किल है किसी वजह से, तो ऐसे केस में भी बाई इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। फिर आता है होल्डिंग ऑफ हॉलीडे ऑन पोलिंग डे, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको वर्किंग डे में छुट्टी मिलेगी और उनको पेड हॉलीडे दिया जाएगा, चाहे वो डेली वेजर्स ही क्यों ना हो। फिर आता है कंटेस्टेंट रेस्ट्रिक्शन ओनली टू 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कोई भी कैंडिडेट 2 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सेम टाइम पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। फिर प्रोहिबिशन ऑफ आर्म्स, अगर इलेक्शन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे नेबरहुड में भी आप आर्म्स लेके नहीं जा सकते, नहीं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। फिर आता है इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड, जिसको 20 दिन का घटा के 14 डेज़ कर दिया गया। तो ये थे 1996 के रिफॉर्म। एक बार और समराइज़ करते हैं। लिस्टिंग ऑफ नेम्स, डिस्क्वालिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू इंसल्टिंग नेशनल ऑनर, लिकर सेल को प्रोहिबिशन, नंबर ऑफ प्रपोजर को स्पेसिफाई किया, डेथ ऑफ कैंडिडेट, टाइम फॉर बाई इलेक्शन, हॉलीडे ऑन पोलिंग डे, कंटेस्टेंट रेस्ट्रिक्शन टू ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड प्रोविजन ऑफ आर्म्स एंड इफेक्टिव कैंपेनिंग पीरियड। इसके बाद जो आता है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आफ्टर 1996। तो 1996 के बाद क्या क्या रिफॉर्म्स लाया गया। तो सबसे पहले 1997 में जो है वो प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रपोजर्स और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट को चेंज किया गया। तो फाइनली अभी प्रपोजर जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए 50 होना चाहिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 रखा गया, और सिक्योरिटी 15,000 रुपीज़ का रखा गया है। उसके बाद आता है रिक्विजिशन ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन। तो 1998 में रेगुलेशन लाया गया कि किसी भी स्टाफ को, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलता है, ऐसे इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर LIC के एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ को इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जा सकता है। फिर 1990 में एक चेंजेस लाया गया। 1990 में एक्चुअली एक चेंज लाया गया जो है वो
पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो भी एम्प्लॉय जो किसी भी कारण अगर इलेक्शन में वोट नहीं करने नहीं आ सकते, तो ऐसे केस में अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करके पोस्टल बैलेट उनके लिए लागू कर सकते हैं। फिर 2003 में बहुत सारे चेंजेस लाए गए, जैसे कि प्रॉक्सी वोटिंग का फैसिलिटी लाया गया। तो ऐसे आर्म्ड फोर्सेस या ऐसे फोर्सेस जिन पे आर्म्ड रेगुलेशंस अप्लाई होता है, आर्मी के रूल्स अप्लाई होते हैं, उनके लिए प्रॉक्सी वोटिंग का फैसिलिटी लाया गया। फिर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त कुछ डिक्लेयर करना होगा, जैसे कि उनके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग है या नहीं, ये सब उनको डिक्लेयर करना होगा। फिर राज्यसभा के इलेक्शन में 2 चेंजेस लाया गया। एक तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट को कैंसिल कर दिया गया और दूसरा ओपन बैलेट सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पशन लाया गया। अगर स्टार कैंपेनर है तो उनके लिए जो उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है उसको इलेक्शन एक्सपेंसेस में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, तो जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं उनको फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल दिया जाता है, ताकि इलेक्शन के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। फिर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में ये बोला गया कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है, तो ऐसे केसेस में अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा का अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सके, साथ ही इंडिविजुअल जिसने कंट्रीब्यूट किया है उसको भी इनकम टैक्स में इसके लिए एग्जाम्पशन मिल सके। फिर आता है टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने कैंपेन को एडवर्टाइज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, इस पे अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं। बट उसके लिए एक इलेक्शन कमीशन है टाइम फिक्स कर देगा, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए फ़िक्स रहेगा, तो उस हिसाब से ही वो अपना एडवर्टीज़मेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कर सकते हैं। फिर 2004 में एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो गया जिसको बोलते हैं ब्रेले साइनेज, जिसके अंदर जो भी विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स है उनको वोटिंग देना आसान हो गया, बिना किसी असिस्टेंट के वो अपना वोटिंग कास्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रिफॉर्म्स जो थे वो आफ्टर 1996 के अंडर आता था। तो इसको अगर हम एक बार फिर से समराइज़ कर लेते हैं, 1996 के बाद जो इलेक्टोरल रिफॉर्म लाया गया उसके अंडर आता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रपोजल्स ऑफ सिक्योरिटी मनी, उसके बाद रिक्विजिशन ऑफ स्टाफ फॉर इलेक्शन, पोस्टल बैलेट, प्रॉक्सी वोटिंग, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट, राज्यसभा इलेक्शन के अंतर्गत डोमिसाइल और ओपन बैलेट सिस्टम, फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव एग्जाम्पशन, फ्री सप्लाई ऑफ इलेक्टोरल रोल, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, टाइम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ब्रेले साइनेज। फिर हमारा सबसे लास्ट रिफॉर्म्स कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म जो आता है वो है आफ्टर 2010। देखिए हमने हेडिंग 2010 दिया है, लेकिन ये जानना इम्पोर्टेंट है कि 2009 में जो प्रोविज़न लाया है वो हमने 2010 में ही इंक्लूड किए हैं। तो 2009 में 5 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स लाया गया। एक है एग्जिट पोल रेस्ट्रिक्शन, फिर टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग डिस्क्वालिफिकेशन केसेस, फिर ऑल ऑफिशियल्स अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस, और फोर्थ सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिया गया, और एपिलेट अथॉरिटी। तो एग्जिट पोल रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो एग्जिट पोल रेस्ट्रिक्शन में जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा हो या इलेक्शन से पहले आप एग्जिट पोल नहीं करा सकते और अपना रिज़ल्ट एग्जिट पोल का पब्लिश नहीं कर सकते। फिर टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग डिस्क्वालिफिकेशन केस, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके अंदर जो भी आपके पास सबूत हो प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर सबमिट कर देना है। फिर ऑल ऑफिशियल्स अंडर करप्ट प्रैक्टिसेस, यानी इलेक्शन ड्यूटी में जितने भी ऑफिशियल हो, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, वो सारे करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर रेगुलेट किए जाएंगे। कोई भी अगर करप्ट प्रैक्टिस करता है तो उनको पनिश किया जाएगा। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्रीज़ कर दिया गया। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपये रखा गया, और जो SC ST है उसके लिए 12,500 रुपये का डिपॉजिट रखा गया। वहीं पे स्टेट असेंबली के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स किया गया, और SC ST के लिए ये 5,000 रुपीज़ फिक्स कर दिया गया। फिर आता है एपिलेट अथॉरिटी। तो अगर आप कोई भी जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है वो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड नहीं कर रहा है, तो आप इसके अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं एक एपिलेट अथॉरिटी जो कि इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करेगा। यूजुअली वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस लेवल के अथॉरिटी रहेंगे, और उनके डिसीजन में से भी आप अगर खुश नहीं है तो फिर आप चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर के पास आप अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो ये थे 2009 के प्रोविजंस। फिर 2010 में प्रोविज़न लाया गया वोटिंग राइट्स टू NRI।
तो ऐसे एनआरआई जो जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है किसी भी कारणवश से, लेकिन वो बाहर में रह रहे हैं और उस कंट्री का सिटीजनशिप भी अप्लाई नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में वो अपना वोटिंग डाल सकते हैं इंडिया में। फिर 2013 में 4-5 प्रोविज़न लाए गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन एनरोलमेंट, नोटा, वीवीपैट, पर्सन इन जेल और इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। तो ऑनलाइन एनरोलमेंट के अंतर्गत आपको इलेक्शन ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं फॉर इंक्लूडिंग इन द इलेक्टोरल रोल। फिर नोटा लाया गया, यानी नन ऑफ द अबाउ ऑप्शन लाया गया। इसके अंतर्गत अगर आप किसी भी जो इलेक्शन के कैंडिडेट लिस्ट है उसमें अगर आप सेटिस्फाई हैं कि इनमें से कोई भी कैंडिडेट सुटेबल नहीं है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो अपना वोट आप न्यूट्रल तरीके से नोटा को दे सकते हैं। फिर हमने देखा कि वीवीपैट इंट्रोड्यूस कर दिया। वीवीपैट है वोटर वेरीफाइबल प्रिंट ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल प्रिंट ऑडिट ट्रेल ये इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि हम क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि हमारा ईवीएम ने हमारा रिज़ल्ट सही दे रहा है या नहीं। फिर आया पर्सन इन जेल, यानी अगर आप जेल के अंदर हैं तो पहले 2013 से पहले अलाउड नहीं था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें, लेकिन कुछ अमेंडमेंट ला के अभी कानून ऐसा हो गया है कि अगर आप जेल में हैं तो भी आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। फिर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप ऑलरेडी एमएलए एमपी के पोजीशन पे हैं और आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस के बदले में आपके ऊपर सज़ा कोई कोर्ट सुना देता है, तो आपको इमीडिएटली अपने पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता था कि आप हायर कोर्ट में अपील करें और तब तक आप अपनी पोजीशन पे रह सकते थे। फिर 2014 में एक रिफॉर्म लाया गया जिसके अंदर सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस लाया गया। तो डिपेंडिंग अपन आप कौन से स्टेट्स के अंदर आते हैं, आपके इलेक्शन के लिए एक सीलिंग तय किया गया, जैसे कि 70,000, 54,000 अगर स्मॉल स्टेट्स है, तो ऐसे सीलिंग्स ला के ये फिक्स कर दिया गया। फिर 2015 में फ़ोटोज़ ऑफ कैंडिडेट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी आपके नाम और पार्टी सिंबल के अलावा आपका फ़ोटो भी बैलेट पेपर पे रहेगा, जिससे कि वोटिंग देने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर 2015 में सीलिंग ऑन कैश डोनेशन लाया गया। तो अगर आप कोई भी इंडिविजुअल हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है वो 2,000 रुपये से ज़्यादा कैश में डोनेट आप नहीं कर सकते हो। फिर 2017 में कैप ऑन कॉरपोरेशन कंट्रीब्यूशन लाया गया, जिसके अंतर्गत अगर आप पहले ऐसा था कि अगर आप कॉरपोरेट एंटिटी हैं तो आप मैक्सिमम 7.5% ऑफ आपके लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के इक्वल अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बट ये कैप अभी डिलीट कर दिया गया, तो अब आप कितने भी पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं। फिर 2018 में एक और चीज़ इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसके अंतर्गत आप 1,000 रुपये से लेके 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। फिर फॉरेन फंडिंग को अलाउ किया गया 2018 की ईयर से, तो अभी कुछ चेंजेस ला के फॉरेन फंडिंग को भी हमारे इलेक्शन में अलाउ कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे समराइज वीडियो ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।